का एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त आ गया है आपकी कानूनी उलझनों को सुलझाने का और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है विनय सिंह, जो कि फाउंडर एंड ओनर है विनय सिंह एंड एसोसिएट्स के। तो विनय, स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया आपका। तो वक्त बिल्कुल नहीं बर्बाद करते हैं और सीधा रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। बेंगलुरु से हमारे साथ है अनुराग कुमार। पूछिए अनुराग, क्या सवाल है आपका विनय से? हाँ विनय, नमस्कार, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर केसेस में सरकारी बैंक जैसे एसबीआई है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआई है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और वो लीगल पेपर, लैंड और कंस्ट्रक्शन के ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। हालांकि उनका प्रोसेसिंग और अप्रूवल में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे 2-3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पहला ये कि क्या फिस्कल डिस्ट्रेस टाइम पे अगर आपको 6 महीने से एक साल का रिलैक्सेशन चाहिए ईएमआई पेमेंट में, तो क्या सरकारी बैंक कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिविंग सच रिलैक्सेशन विदाउट पेनल्टी और आस्किंग फॉर रिकवरी और थ्रू रिकवरी एजेंट्स? पहला ये। दूसरा, क्या बैंगलोर प्रॉपर्टी मार्केट में खाता बी प्रॉपर्टी लेने में क्या रिस्क है? और तीसरा ये, कौन से ऐसे बैंक हैं जो कि 80% ईएमआई पोजीशन के बाद अलाउ करते हैं? तो विनय, इनका कंफ्यूजन जो सीधे तौर पर लग रहा है वो निजी बैंक और सरकारी बैंक के बीच का सबसे ज्यादा लग रहा है। आप क्या सलाह देंगे इनको? अब कोई खास फर्क नहीं रह गया है नेशनलाइज बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के प्रोसीजर्स में। एक टाइम था जब फर्क था, प्राइवेट बैंक ज़्यादातर सर्च वगैरह नहीं कराते थे, लेकिन आज वो बात नहीं है। आज वो भी उतनी ही ड्यू डिलिजेंस करते हैं जो कि सरकारी बैंक करते हैं। शायद सरकारी बैंक में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट और कोई फ़र्क नहीं है मैं समझता हूँ। तो आप किस बैंक के पास जाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर कुछ उलझन होती है तो बैंक आपको कितना सपोर्ट करता है वो भी कुछ खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये सारे आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ही करेंगे जो भी बैंक है। तो वो गाइडलाइंस के तहत अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है तो ज़रूर देंगे, अगर नहीं दी जा सकती है तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी बैंक आपको उसमें छूट नहीं देगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन दोनों में कुछ खास फर्क है। चलिए अब अपना अगला सवाल लेते हैं। तरुण भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर है। तरुण नमस्कार, प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। मैं तरुण भार्गव हूँ पुणे से जी। मैंने 2011 में जनवरी में एक प्री लॉन्च ऑफर में फ्लैट बुक किया था जी, जिसमें अराउंड 900 प्लस फ्लैट्स थे और 35 एकड़ की टाउनशिप थी पुणे में, वाघोली में जी। अभी फिर बिल्डर ने 1 साल तक मैं टरकाता रहा कि अभी लॉन्च होगा। फिर 1 साल बाद उन्होंने लॉन्च किया 1000 रुपीज बढ़ा के जी, ठीक है। और उसके बाद फिर लॉन्च रेट में कई लोगों ने फ्लैट बुक किए, तो अराउंड अभी 400 प्लस कस्टमर्स हैं जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एनए नहीं मिला है, अभी एनए के लिए वेट करिए जी। तो अभी अप्रैल 2013 में उनका एनए आया है जी। फिर उन्होंने हमें कहा कि हमारी लैंड पे कोई लिटिगेशन हो गया है, हाँ, जो कि लॉन्च के बाद हुआ है जी। तो तरुण, अभी वो लोग, क्या काम शुरू हो गया है इस प्रोजेक्ट पे या अभी भी नहीं शुरू हुआ है? नहीं हुआ है। उन्होंने हर बार टरकाते जा रहे हैं, नई डेडलाइन दे रहे हैं। तो क्या अभी उन्होंने कहा है कि जनवरी में काम स्टार्ट। तो क्या आप इस प्रोजेक्ट से निकल जाना चाहते हैं? सर, क्योंकि अभी रेट अराउंड बहुत डबल हो गया है। मैंने 2450 में बुक किया था अराउंड 3 साल पहले, अभी वहाँ का रेट अराउंड 4200 है जी। तो मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़ी बिल्डर को दिक्कत यही आ रही है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेजी से बढ़ गए और वो शायद ज्यादा पैसे लेना चाहता है, शायद इसीलिए लॉन्च नहीं कर रहा है। तो आप बताइए विनय जी, क्या निवेशक बने रहें इसमें और वेट करें कि कब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और कब उनको पोजीशन मिलेगा, या अभी फिलहाल उनके पास कोई लीगल ऑप्शन है? ये हर एक इन्वेस्टर की यही दिक्कत हो रही है पिछले सालों में। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब आप निवेश करते हैं तो आप पहले ये चेक करवा लीजिए कि उसका लैंड टाइटल वगैरह क्लियर है, उनके प्लान्स वगैरह प्लेस में हैं या नहीं। तो अभी आप देखिए, ये सिनारियो में प्लान्स तो नहीं थे, ये तो ज़मीन भी एग्रीकल्चरल थी, 2 साल लग गए ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चरल करवाने में। तो ये जो डिले है, इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बेयर करनी है। प्लस अगर प्लान्स नहीं है तो आपके पास कुछ राइटिंग में है ही नहीं कि आपके क्या राइट्स है। आपने पैसे दे दिए, आपके राइट्स के लिए आपके पास एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होगा। तो इस चीज़ का ही बिल्डर फ़ायदा उठाता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लिटिगेशन है, तो अभी लिटिगेशन कितनी सीरियस है ये जानना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई वकील को आप हायर करके ये चेक करवाइए कि किस किस्म की लिटिगेशन है, और एक अप्रेजल कीजिए कि अगर कुछ छोटा मोटा इशू है जो आपको लगता है कि सॉल्व हो सकता है और जल्द सॉल्व हो सकता है,
तो आप उस पर बने रह सकते हैं प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लंबा खिंचेगा और इसमें प्रॉब्लम आने वाला है, तो आपको ये कॉल लेनी होगी कि भाई मैं अपने पैसे इंटरेस्ट वगैरह के साथ वापस लेकर के बाहर निकलूं। अगर इस तरह का अश्योरेंस ये बिल्डर दे देते हैं, जो कि इन्होंने अपनी क्वेरी में भी लिखा था कि अगर जो भी फैसला आता है इसका असर हम परचेजर पर नहीं पड़ने देंगे, तो क्या इनको भरोसा करना चाहिए इस तरह के क्लॉज का, या इन्हें अपनी तरफ से ही कोई लीगल रास्ता देखना चाहिए? अब देखिए, बिल्डर ने ये कहा है कि आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, आपको किस चीज़ से कॉम्पेंसेट करेगा वो? अगर वो कहेगा कि आपने 2000 या 3000 में बुक किया, आप 3000 ले जाओ और आज रेट अगर 5000 है, तो क्या ये आपके लिए काफ़ी है? ये सवाल उठता है। तो ये जो अश्योरेंस है ये क्लियर नहीं है। ये अश्योरेंस में फिर ये लिखे कि हाँ जी मैं आपको मार्केट रेट पे कॉम्पेंसेट करूंगा, या आपको मैं उस टाइम अगर आपने 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट बुक किया, मैं आपको 1000 स्क्वायर फुट वही एरिया में दूंगा, तब कुछ बात बनती है। तो ये अश्योरेंस का मैं नहीं समझता हूँ कुछ खास मीनिंग है, और आपको डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ दिस अश्योरेंस लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इससे यही साफ नजर आ रहा है कि जब तक क्लियर टर्म्स नहीं हो आपके हाथ में, तब तक आसानी से भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कानूनी पचड़ों में फंसने के बाद बहुत मुश्किल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक ईमेल भी आई हुई है हमारे पास। राजेश शर्मा ने हमें एक ईमेल लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैंने जनवरी 2010 में फ्लैट बुक किया था और फ्लैट की कीमत की 95% रकम पहले ही दे दी थी, बाकी बची 5% रकम और अतिरिक्त शुल्क उन्होंने पोजेशन के वक्त मई 2013 में दी थी, इसी साल मई में दी है। अब वो कहते हैं कि वो फ्लैट को बेचना चाहते हैं, और क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, या जबकि उन्होंने पैसे जनवरी में दे दिए थे 2010 में और रजिस्ट्री अब अगस्त में जाके कराई उन्होंने इस साल। तो इसके अलावा वो ये भी जानना चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में उन्हें क्या छूट मिल सकती है, और क्या वो कैपिटल गेन्स के एक हिस्से से रिहाइश के लिए प्लॉट ले सकते हैं और बाकी बचे पैसों से 3 साल के अंदर घर बनवा सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से इनके सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि पहले तो इन पे कौन सा टैक्स लगेगा, क्योंकि पोजेशन के टाइम को देखा जाएगा या जब इन्होंने पैसा दिया था। आप क्या कहेंगे इस पे? जहाँ तक कैपिटल गेन्स का सवाल है, आप अगर उस प्रॉपर्टी को 3 साल होल्ड करते हैं तब वो लॉन्ग टर्म कहलाती है, और ये 3 साल का जो पीरियड है वो पोजेशन डेट से गिना जाएगा, ना कि आपकी पेमेंट डेट से और ना कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट से, क्योंकि आप रजिस्टर भी करते हैं तो वो इट रिवर्ट्स बैक टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट विच इज़ मई। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको मई से गिना जाएगा पोजेशन डेट से। तो अभी अगर आप बेचेंगे तो वो शॉर्ट टर्म गेंस कहलाएगा। शॉर्ट टर्म गेंस में आपको कोई किस्म की डिडक्शन या छूट नहीं मिलती, और आपको स्ट्रेट अवे उसके ऊपर मैं समझता हूँ मैक्सिमम रेट, अगर आप मैक्सिमम ब्रैकेट में तो 30% टैक्स भरना होगा। अगर आप उसे 3 साल होल्ड करते हैं मई 2013 से और फिर बेचते हैं, तब आपको ये प्लॉट और रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल मिलेंगे, और वो डिडक्शन आप तब क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं मिलेगी ये। चलिए, बहुत अहम बात है और बहुत सारे लोग इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के पचड़े में फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ईमेल हमारे पास आया है, इसमें तुषार कामले पूछ रहे हैं कि बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने के दौरान एक महिला को बैंक के वकील ने बताया कि वारिस के तौर पर नाबालिग का नाम भी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते समय उन्होंने पोते का नाम वारिस के तौर पर डलवा दिया, तो बाद में उनको पता लगा कि अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो उन्हें कोर्ट की इजाजत लेनी होगी क्योंकि वारिस नाबालिग है। उसके बाद उन्होंने कंडीशन करेक्शन डीड के जरिए सेल डीड में बदलाव किया और वारिस का नाम हटा दिया। उसके बाद बैंक ने लोन अप्रूव कर दिया। क्या यह कानूनी तौर पर सही था विनय? हमारा कानून ऐसा है कि अगर कोई माइनर के नाम की प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो आपको कोर्ट का ऑर्डर ज़रूर चाहिए, उसके बिना आप अगर वो बेचेंगे तो नाजायज़ है। तो अगर ये रेक्टिफिकेशन डीड करवा के माइनर का नाम निकाला गया है तो पहले ये देखना होगा कि किस ग्राउंड्स पे निकाला गया है। अगर वो ग्राउंड्स जायज़ हैं तो मैं समझता हूँ ठीक है टाइटल, लेकिन ये एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो कोर्ट तो माइनर को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी सारी ट्रांजैक्शन वॉइड हो सकती है इस चीज़ में। तो एक इसका ओपिनियन लेना, ज़रा पेपर्स एग्जामिन करके प्रॉपर ओपिनियन लेना और फिर आगे चलना बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे मामलों में फूक फूक कर कदम रखना ही बेहतर रहता है। एक और क्वेरी हमें ईमेल के जरिए आई है। विक्रम गोपरप्पू पूछ रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में बैंक की तरफ से की गई नीलामी में से एक प्रॉपर्टी खरीदी और उन्हें बाद में पता चला कि पुराने मालिक ने फ्लैट का पोजेशन नहीं लिया था। इस बीच बैंक ने संपत्ति कुर्क कर ली। अब सोसाइटी ने पिछले 5 से 6 साल के मेंटेनेंस का बकाया उनसे मांग लिया है। इस तरह के मामले में कानून क्या कहता है? आप क्या कहेंगे विनय कि अब इन्हें ही ये पे करना पड़ेगा?
जहाँ तक मैं इनकी क्वेरी समझता हूँ कि उन्होंने ये जो मकान है ये एज इज वेरिज बेसिस पे लिया था। अब एज इज वेरिज का मतलब ये होता है कि आपने लिया है, जो कंडीशन में लिया है वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जो लाइबिलिटीज़ थी उस प्रॉपर्टी पे वो भी आपने एक्सेप्ट कर ली हैं। अगर ये बेसिस पे आपने लिया हुआ है तो जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके सर आती हैं। अगर आप पहले क्लैरिफाई कर देते हैं कि नहीं जी आप ये चीज़ मैं बेयर नहीं करूँगा, जो कि ज़्यादातर हम करते हैं, तो अलग बात होती है। अगर ये एज इज वेरिस बेसिस पे लिया गया है तो ये जिम्मेदारी इनकी बनती है पेमेंट की, जो भी मेंटेनेंस वगैरह है। और मेरे ख्याल से ऑक्शन के टाइम पे इस प्रकार की पेचीदगियां यदि ग्राहक पहले ही समझ लें तो ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ऑक्शन के बाद उनको दाम तो अच्छे मिल जाते हैं लेकिन ऑक्शन के बाद काफ़ी पेचीदगियां खड़ी हो जाती हैं, खासकर जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ होती हैं इन प्रॉपर्टीज़ की। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं, आशीष वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैंने पीयूष हाइट में 2007 में एक 3 BHK का फ्लैट लिया था जी। जब हमने ये फ्लैट लिया था तब इसका स्क्वायर फीट जो हमको बताया गया था 1450 था जी। और उस समय हमको जो कॉस्ट बताई गई थी वो टोटल सब कुछ मिला के 30,45,000 थी जी। और फिर बाद में प्रोजेक्ट काफी डिले होता चला गया और अभी रिसेंटली हमको इसका पॉजिटिव लेटर मिला है जुलाई 2013 में जी। तो पिछली साल अक्टूबर में इन लोगों ने हमको एक कॉस्ट इनहेंस करके भेजी थी EDC इनहेंस के साथ। उस समय कॉस्ट हमको की गई थी 32,47,000 रुपए जी। और अब जो मुझे पोजीशन लेटर मिला है इसमें कॉस्ट इन्होंने हमको बता दी है करीब 39,14,000 रुपए। तो 6 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है आपसे? 6 लाख अतिरिक्त है जिसमें कि हम EDC नहीं जोड़ रहे। अगर हम इनहेंस EDC जोड़ देंगे तो करीब 8 लाख रुपए हमसे मांगा जा रहा है। तो विनय, जो इनसे अतिरिक्त मांग की जा रही है ADC और EDC के लिए, क्या ये कानूनी तौर पर सही है? क्या इनके पास कोई ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन है इनके पास? जहाँ तक IDC और EDC का सवाल है, ये तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चार्ज करती है और पीरियडिकली ये अपवर्ड रिवाइज भी होता है। तो उनके सर्कुलर्स भी मौजूद हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि गाजियाबाद में क्या होगा रेट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह। तो आप इसे इजीली पता कर सकते हैं, बिल्डर से आप मांग सकते हैं या हुडा के ऑफिस में जाके सर्कुलर ले सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था तब EDC क्या था और इसमें कुछ इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आप सिंपल सी कैलकुलेशन एक बार बेस्ड ऑन सर्कुलर कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कि बिल्डर आपसे क्या मांग कर रहा है। अगर उसकी मांग जो सर्कुलर में उससे ज़्यादा है तो साफ जाहिर है कि वो नाजायज़ है और आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं वो पे करना। लेकिन अगर वो सर्कुलर्स के अकॉर्डेंस में है तो आपको वो भरना ही होगा। इसमें एक और चीज़ है कि जब बिल्डर आपको फ्लैट बेचता है तो अब ज़्यादातर बिल्डर ये आपसे साइन करवा के लेता है कि अगर कोई भी फ्यूचर इंक्रीज़ हुआ EDC IDC में तो वो आपसे प्रोपोर्शनेटली रिकवर करेगा। तो ये भी आप ज़रा एक बार चेक कर लीजिए कि आपने इस चीज़ के लिए एग्री किया है या नहीं किया है। तो ये सब ये जो आपकी डिसीजन होगी कि भरना है या नहीं भरना है, ये सब चेकिंग करने के बाद आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। ये EDC IDC का ये सब जो बाद में पे करना पड़ता है ये काफ़ी मुसीबत आपके लिए बन सकते हैं, लेकिन पहले ही अगर ब्रोशर में और ये एग्रीमेंट्स में ये सब देख लिया जाए तो काफ़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। विनय, आपने काफ़ी सारी कानूनी उलझनें सुलझा दी, इसके लिए शुक्रिया आपका।